हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक जेप्रो कंपनी का काफी अच्छी क्वालिटी का ऑटो स्विच है, जिसमें हमें कई एक्सटर्नल फीचर्स दिए गए हैं जो कि नॉर्मल ऑटो स्विच में हमें नहीं मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं इस ऑटो स्विच के साथ हमें क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स मिलते हैं, प्लस यदि हम इस ऑटो स्विच को इंस्टॉल करते हैं तो हमारी मोटर को क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता है और इस ऑटो स्विच का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, हर एक स्टेप को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही हमने इस ऑटो स्विच को खोला तो आपको यहाँ पर एक मैनुअल दिया गया है, जिसमें आपको हर तरह के स्टार्टर के लिए किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, हर एक स्टेप को आपको डिटेल में समझाया गया है। तो कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वह भी हम डिटेल में सीखने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं इस ऑटो स्विच को यदि हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए, ये हमारे पास एक 7 वायर ऑटो स्विच है। देख सकते हैं इसमें आपको 7 वायर दिए गए हैं। देख सकते हैं आप 7 वायर दिए गए हैं। RYB, NV, S1 एंड S2 टोटल आपको 7 वायर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए तो आपको यहाँ पर 3 फेज के लिए 3 इंडिकेशन दिए गए हैं, जो कि R फेज, Y फेज एंड B फेज के लिए इंडिकेशन दिया गया है। बाय द वे, यदि आपका कोई फेज फेल होता है तो उस कंडीशन में आपकी जो एलईडी वो ब्लिंक नहीं करेगी। नॉर्मल यदि प्रॉपर फेज आता रहेगा तो आपकी एलईडी यहां पर ब्लिंक करती है। यदि कोई फेज फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा फेज फेल हो रहा है, और फेज फेल होने की कंडीशन में यह ऑटो स्विच आपके स्टार्टर को स्टॉप कर देता है। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन मिलता है आपको फेज फेलियर का प्रोटेक्शन। दूसरा प्रोटेक्शन देखा जाए तो फेज अनबैलेंस प्रोटेक्शन भी आपको यहां पर मिलता है इस ऑटो स्विच में। यदि आपके किसी फेज में वोल्टेज कम आ रहा है तो उस कंडीशन में जो एलईडी वो प्रॉपर ब्लिंक नहीं करेगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके किसी एक फेज में वोल्टेज कम आ रहा है, जिससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं फेज प्रॉपर नहीं आ रहा है और आपकी मोटर को वहां पर प्रोटेक्शन मिलता है। तो दूसरा प्रोटेक्शन होता है फेज अनबैलेंस प्रोटेक्शन, आपको यहां पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो चौथी एलईडी दी गई है, यह मोटर ऑन के लिए एलईडी दी गई है। यदि आपकी मोटर रन कर रही है तो उस कंडीशन में यह एलईडी ब्लिंक होगी, जिससे आपको पता चलेगा आपकी मोटर अभी रन कर रही है या स्टॉप कंडीशन में। टोटल यहाँ पर आपको 4 एलईडी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्विच भी दिया गया है। यदि आपको मोटर स्टार्टर को इस ऑटो स्विच के साथ रन करना है तो आपको बटन को इस तरफ नीचे की तरफ करना होगा। यदि आप इस तरफ नीचे की तरफ करते तो आपका जो मोटर स्टार्टर है वो ऑटो स्विच के साथ ऑपरेट होगा। यदि आप इसे मोटर स्टार्टर को मैनुअली ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इसे आप सेंटर में इस तरह से कर दीजिए। इस तरह से यदि आप करते हैं मैनुअली पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। यदि आपने इसे ऑटो में किया है और पावर यदि चली भी गई और यदि पावर आती है तो उस कंडीशन में 30 सेकंड का डिले टाइम इसमें दिया जाता है। 30 सेकंड तक आपका ऑटो स्विच चेक करता है प्रॉपर फेज आ रहा है या नहीं, उसके बाद आपके स्टार्टर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। दैट मींस आपके स्टार्टर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि आपने इसे ऑटो में किया है तो आपका स्टार्टर ऑटो में ऑपरेट होगा। मैनुअल में किया है तो आप आपके स्टार्टर को मैनुअली स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। और कई बार ऐसी एप्लीकेशंस होती है कि हमें ऑटो स्विच को बाईपास करना होता है, तो बाईपास करने के लिए आपको उसका कनेक्शन खोलने की कोई जरूरत नहीं। आप जस्ट इस बटन को इस तरह से प्रेस कर दीजिए। यदि आप इस तरह से प्रेस करें तो आपके जो ऑटो स्विच है वो क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। अब आपका जो मोटर स्टार्टर है वो नॉर्मल स्टार्टर की तरह वर्क करेगा, उसमें ऑटो स्विच का कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा। चलिए अब हम कुछ और स्पेशल फीचर्स जान लेते हैं जो कि हमें इस ऑटो स्विच में दिया गया है। तो इस ऑटो स्विच में देखिए, सबसे पहला फीचर है मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप करता है। यदि आपने इसे ऑटो में सिलेक्ट किया है तो ये आपके मोटर स्टार्टर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप करता रहेगा। दैट मींस इसमें ऑपरेटर की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इस ऑटो स्विच के जरिए आपकी मोटर है जो कंटिन्यू रन करती रहेगी, चाहे पावर भी चला जाए तो भी ऑटो स्विच से ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप करता रहेगा। दूसरा इसमें प्रोटेक्शन मिलता है, मोटर को 2 फेज पर चलने से बचाता है। दैट मींस यदि कोई फेज फेल होता है तो उस कंडीशन में आपका ये ऑटो स्विच मोटर स्टार्टर को स्टॉप कर देता है। अगला फीचर से मिलता है कम और ज्यादा वोल्टेज से मोटर की रक्षा करता है। दैट मींस यदि कोई फेज अनबैलेंस होता है, किसी में फेज कम आता है या किसी में वोल्टेज ज्यादा आता है, तो उस कंडीशन में भी ऑटो स्विच आपका स्टार्टर को स्टॉप कर देता है। दैट मींस फेज फेलियर और फेज अनबैलेंस दोनों प्रोटेक्शन हमें इस ऑटो स्विच में मिलता है। इसके अलावा कितने भी हार्स पावर की मोटर को आप इस ऑटो स्विच के जरिए रन कर सकते हैं। आपको इस ऑटो स्विच का कनेक्शन जैसे स्टार्टर में करना होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलने से बचाता है। क्योंकि ये जो ऑटो स्विच है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑटो स्विच है। नॉर्मल ऑटो स्विच में क्या होता है, यदि हमारा फेज सीक्वेंस किसी भी वजह से चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में ऑटो स्विच मोटर स्टार्टर को स्टार्ट नहीं करता है। उस कंडीशन में जो किसान है जहां पर ऑटो स्विच लगाया गया है वो पर्सन समझता है हमारा ऑटो स्विच खराब हो चुका है, बट इसमें आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी ही देखने को मिला था। क्या हुआ था, जो एमपीबी है वहां पर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। अब वहां पर किसी वजह से फेज सीक्वेंस चेंज हो गया था। अब फेज सीक्वेंस चेंज हो जाने की वजह से जो नॉर्मल ऑटो स्विच होता है वो मोटर स्टार्टर को स्टार्ट नहीं करता है। उस कंडीशन में उस इलाके के जितने भी ऑटो स्विच थे सभी रिप्लेसमेंट के लिए दिए गए थे, क्योंकि कहीं पर भी कोई ने फेज चेंज नहीं किया था। क्योंकि उन्हें लगा हमारा स्टार्टर तो प्रॉपर वर्क कर रहा था, अब ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। बट इस ऑटो स्विच में ऐसा नहीं है। यदि किसी भी वजह से आपका फेज सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो ये आपके मोटर स्टार्टर को स्टार्ट कर देता है। यदि आपकी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है तो वहां पर पानी का प्रेशर कम रहेगा। आप आसानी से देखकर पता कर सकते हैं। यदि पानी का प्रेशर कम है तो आपकी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर, और आप पानी का प्रेशर देखकर मोटर की डायरेक्शन सही कर सकते हैं। इससे आप यदि नॉन टेक्निकल पर्सन है तो भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर से ऑटो स्विच में दिया गया है। इसमें जो स्टार्टिंग टाइम डिले दिया गया है वो 30 सेकंड के लिए दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए जैसे ही यदि आपकी पावर अभी ऑफ हुई, ऑफ होने के बाद यदि पावर दोबारा आती है तो 30 सेकंड तक आपका ऑटो स्विच सब कुछ फंक्शन चेक करेगा। सब कुछ यदि प्रॉपर आ रहा है तब जाकर आपके स्टार्टर को ऑपरेट करता है। इसके अलावा जेप्रो कंपनी ब्रांडेड कंपनी है, इसीलिए आपको इस ऑटो स्विच के साथ 3 मंथ का वारंटी भी देती है। यदि 3 मंथ में आपके ऑटो स्विच में यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका आपको रिप्लेसमेंट भी मिलता है। जेप्रो कंपनी वैसे ब्रांडेड कंपनी जिसके कई प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल है। ये अभी डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल हर तरह के प्रोडक्ट को बना रही है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इनके कई प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि स्टेबलाइजर, ऑटो स्विच, फेज फेल्यूर, सबमर्सिबल स्टार्टर, कई तरह के स्टार्टर होते हैं जो कि काफी अच्छी क्वालिटी। चलिए अब हम जान लेते हैं इस ऑटो स्विच का किसी भी मोटर स्टार्टर के साथ किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 7 वायर दिए गए हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह इन 7 वायर का कनेक्शन किया जाएगा। चलिए आज के वीडियो में ऑटो स्विच का कनेक्शन MK1 ड्यूल स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाएगा समझने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास एक MK1 ड्यूल स्टार्टर है। इसमें यह जो पोर्शन होता है ये कॉन्टेक्टर पोर्शन होता है, जिसमें यह पावर टर्मिनल होते हैं L1, L2 एंड L3, और एक कंट्रोल टर्मिनल होता है जो कि NO होता है। यह ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले में देखा जाए तो ये NO टर्मिनल होता है। ये दोनों जो टर्मिनल होते हैं ये NO होते हैं। जब इस पुश बटन को स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाता है तो ये NO NC बनता है। यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आती है। ये दोनों जो पॉइंट होते हैं ये NC पॉइंट होते हैं। जब स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया जाता है तो इनका कनेक्शन कट होता है और ये NO होते हैं। तो स्टॉप करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया होता है और स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया होता है। ये बेसिकली प्लंजर होता है और यहाँ पर NVC कॉइल होती है। जब इस कॉइल में सप्लाई आती है तो हमारा स्टार्टर ऑपरेट होता है। आज के वीडियो में हम जो कनेक्शन सीखने वाले हैं वो 440 वोल्ट की NVC कॉइल के साथ कनेक्शन सीखने वाले हैं। ये हमारे पास पावर टर्मिनल होता है। नॉर्मली पहले जो ऑटो स्विच आता था जेप्रो का वह इस तरह का ऑटो स्विच होता था, बट इसे मॉडिफाइड कर आजकल जो ऑटो स्विच आ रहा है बट इसे मॉडिफाइड किया गया है और अब जो ऑटो स्विच आ रहा है वह ये ऑटो स्विच आ रहा है जिसमें आपको कई तरह के प्रोटेक्शन भी मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस मॉडिफाइड जेप्रो ऑटो स्विच का कनेक्शन सीखने वाले हैं। चलिए नॉर्मली ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसमें ऑटो स्विच का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा समझने वाले हैं। देखिए नॉर्मली यहाँ पर हमारे पास पावर टर्मिनल होता है जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं RYB 3 फेज होते हैं। तो हमें करना क्या होता है, 2 फेज के साथ कंट्रोल वायरिंग करना होती है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, RYB 3 फेज के लिए हमारे पास 3 किटकेट फ्यूज होते हैं जिससे हमारे पास 3 फेज आते हैं। पहले हम इस स्टार्टर का कनेक्शन सीख लेते हैं, फिर ऑटो स्विच को किस तरह ऐड किया जाएगा हम समझने वाले हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास RYB 3 फेज आ रहे हैं तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ से एक फेज को लेना है। देखिए हमने R फेज को लिया है और इसे ले जाकर NVC कॉइल में डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक फेज डायरेक्ट NVC कॉइल में आ रहा है। अब जो दूसरा फेज होता है उसे हम कंट्रोल कर देते हैं क्योंकि NVC कॉइल में जब 440 वोल्ट आएगा तब हमारा स्टार्टर ऑपरेट होगा। देखिए 220 वोल्ट आ चुका है। यहाँ से हमें एक फेज और लेना है और इसे ओवरलोड रिले के NO पॉइंट में कनेक्ट करना है। देखिए NO में यहाँ पर सप्लाई आ रही है। जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा
तब ये NONC बनेगा, यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आएगी। देखिए जब पुश बटन को प्रेस किया तो यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आई है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कनेक्टर कनेक्ट करते। देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया गया है। दैट मीन्स यदि पुश बटन को प्रेस किया गया तो यहाँ की सप्लाई यहाँ आएगी प्लस इस NC टर्मिनल में आएगी। अब चूंकि यह NC है दैट मीन्स यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आएगी, तो यहाँ से सप्लाई जाएगी और ये हमारे स्टार्टर की कॉइल में जाएगी। तो आप देख सकते हैं NVC कॉइल को 440 वोल्ट मिल चुका है। अब हमारा स्टार्टर जो ऑपरेट होगा वह मैनुअली होगा, क्योंकि इसमें अभी हमने होल्डिंग कनेक्ट नहीं की है। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कनेक्टर यहाँ कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा स्टार्टर होल्ड हो जाता है। नॉर्मली होता क्या है, ये पॉइंट और ये एनो का जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये आपस में एनो होते हैं। जब स्टार्टर ऑपरेट होता था यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, जो कि चूंकि ये एनो होता था यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आती है और यहाँ से होल्डिंग मिल जाती है, तो हमारा स्टार्टर यहाँ से होल्ड हो जाता है। तो ये जस्ट बेसिक वायरिंग थी। अब हम समझ लेते हैं ऑटो स्विच को किस तरह ऐड किया जाएगा। जब आप ऑटो स्विच का कनेक्शन करें सबसे पहले आपको इस लिंक को निकाल देना है। देखिए इस लिंक को हमने यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया है। देखिए आपने क्या किया है, हमने यहाँ पर यह जो लिंक दी गई है इस लिंक को सबसे पहले हमें डिस्कनेक्ट कर देना है। अब किस तरह कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास सप्लाई RYB इस किट फ्यूज में आते। देखिए RYB आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस R फेज का कनेक्शन इस कॉन्टेक्टर में देखिए ओवरलोड रिले में फर्स्ट टर्मिनल में करना है। यहाँ से Y फेज को लेना है और इसे हमें यहाँ पे सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर। देखिए Y फेज भी आ चुका है। आपको फेज सीक्वेंस चेंज नहीं करना, इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए जो B फेज है इसे हमने थर्ड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किट फ्यूज के जरिए हमारे पास RYB 3 फेज आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑटो स्विच का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। कि इस ऑटो स्विच में हमें RYB 3 टर्मिनल दिए गए हैं जो कि इसके पावर टर्मिनल होते हैं, और यहाँ पर आपको N, V, S1 एंड S2 दिए गए हैं जो कि कंट्रोल टर्मिनल होते हैं। तो आपको फर्स्ट करना क्या, सबसे पहले हम पावर टर्मिनल कनेक्शन समझते हैं। तो RYB आपको 3 फेज दिए गए। देखिए R फेज को सबसे पहले लेना है और इस R फेज को ले जाकर हमारे पास ये ओवरलोड रिले में यहाँ पर कनेक्ट करना है। क्योंकि ये यहीं पर आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। देखिए R फेज को यहाँ पर ओवरलोड रिले में फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट करना है। फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होने देना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो Y फेज है इसे सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट करना है। देखिए Y फेज को सेकंड में कनेक्ट किया है और जो B फेज है इसे हमें थर्ड टर्मिनल में कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ऑटो स्विच के RYB 3 फेज का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें करना क्या, देखिए इसकी पावर कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए देखिए यहाँ पर जो V टर्मिनल दिया गया है V से आपको एक वायर लेना है और इस V वायर को ले जाकर आपको कनेक्ट करना है ओवरलोड रिले में P2 पॉइंट पर। देखिए P2 पॉइंट पर कनेक्ट करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। ओवरलोड रिले में फर्स्ट P1 होता है, ये P2 होता है, ये P3 होता है और फोर्थ टर्मिनल यहाँ पर P4 होता है। अब हमें करना क्या है, N से एक वायर लेना है। देखिए N वाले टर्मिनल से एक वायर लेना है और इसे ले जाकर हमें P3 में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए V से वायर हमने P2 में कनेक्ट किया है, N से वायर को हमने P3 में कनेक्ट किया है। अब हमें करना क्या है, S1 को N से शॉर्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर S1 को N से हमने शॉर्ट कर दिया है। अब हमें S2 से एक वायर को लेना है। देखिए S2 से एक वायर को लिया है और इसे ले जाकर हमें P4 में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो हमने V से वायर लिया इसे P2 में कनेक्ट किया है, N से जो वायर लिया इसे P3 में कनेक्ट किया है और S1 को N के साथ शॉर्ट किया है। इसके अलावा S2 से एक वायर लिया और उसे P4 में कनेक्ट किया है। तो इस तरह आपका ऑटो स्विच का कनेक्शन हो चुका है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह ऑटो स्विच कनेक्शन किया जाता है और जेप्रो ऑटो स्विच में आपको क्या एक्सटर्नल फंक्शन दिए गए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।